जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल राय स्टूडेंट में। दोस्तों आज की वीडियो बात करने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 यानी किसान, जमींदार और राज्य। इसका जो है इस वीडियो में आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो सभी क्वेश्चन को इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं। और जितना भी आपका प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब कि जो पिछले वर्ष में आपका क्वेश्चन पूछा गया है, जितने वर्षों में पूछा गया सभी क्वेश्चन को जो है इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि 16 से 17वीं सदी के दौरान भारत में कितने परसेंट लोग गांव में रहते थे। 16 से 17वीं सदी के दौरान भारत में कितने प्रतिशत लोग जो है गांव में निवास करते थे। क्वेश्चन बड़ा ही मस्त है। कितना परसेंट लोग गांव में निवास करते थे? ऑप्शन है 85%, 75%, 65% या 95%। तो इसका राइट आंसर होगा 85%, क्योंकि 16 से 17वीं सदी के दौरान अगर देखें भारत में जो है कितने परसेंट लोग गाँव में रहते थे, तो 85% लोग जो है 16 से 17वीं सदी में गाँव में निवास करते थे। ठीक है, अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 16वीं सदी में भारतीय गांवों में अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी, वह क्या थी? मतलब 16वीं सदी में भारतीय गांव में जो है अनेक बाहरी ताकतें दाखिल हुई थी मतलब क्या आई थी, है ना। वो कौन कौन सी ताकतें थी? ऑप्शन है मुगल राज्य था, व्यापार था, मुद्रा बाजार था या फिर ऑल, यानी सभी था इनमें से। तो बात करें इनमें से कौन सा चीज़ हो जाएगा, तो वो हो जाएगा मुगल राज्य भी आया था 16वीं सदी में, आया था कि नहीं। व्यापार भी आया था बहुत ही विस्तृत रूप में, मुद्रा और बाजार का भी विकास हुआ था। तो ऑल हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्या है? ऑल। अगला है मुगल कालीन ऐतिहासिक ग्रंथों में शामिल कौन सा था? मुगल कालीन ऐतिहासिक ग्रंथों में शामिल ऐतिहासिक ग्रंथ सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेज या उस कालांश के बनी इमारत व स्मारक या फिर ऑल। देखिए मुगल कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ पूछा गया है, मुगल कालीन ऐतिहासिक ग्रंथ पूछा गया है, मतलब उसकी जानकारी जो है हमें जो मिलती है वो किन किन चीज़ों से? तो ऐतिहासिक ग्रंथ से भी मिलता है, सरकारी या फिर गैर सरकारी दस्तावेज, उस कालांश में जितने भी बनी इमारत या स्मारक है उनसे भी मिलती है। तो ऑल हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। मुगल काल के भारतीय पारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर प्रयोग करते थे कौन? है ना, मुगल काल के भारतीय और भारतीय और फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर प्रयोग करते थे, कौन करते थे आमतौर पर प्रयोग? रैयत या रियाया, मुजरियान, आसामी या किसान या फिर ऑल। तो ऑल हो जाएगा इसमें, क्योंकि ये सभी जो है प्रयोग करते थे भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर। ठीक है, रैयत या रियाया, मुजारियान, आसामी या किसान, मतलब आसामी को हम लोग किसान कहते थे उस समय, मतलब किसान को ही उस समय आसामी कहा जाता था। तो ऑल हो जाएगा। ठीक है, चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए। मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसलें कौन सी है? मतलब मुगल काल में जो है भारत में अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो फसलें उगाई जाती थी वो कौन है? ऑप्शन है चावल, गेहूं, नील, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, चाय, कॉफ़ी, अफीम या तिलहन और दालें फसलें। तो यहाँ पे बात करते ये हो जाएगा हमारा चावल, गेहूं, ज्वार और बाजरा। ये जो है मुगल काल में भारत में सबसे अधिक उगाई जाने वाली फसलें थी। ठीक है, भूखमरी व महामारी के बावजूद भी 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी करीब कितनी हो गई थी? भूखमरी व महामारी के बावजूद भी 1600 से 1700 ईस्वी के बीच भारत की आबादी करीब कितनी हो गई थी? तो भारत की आबादी उस समय जो है मतलब कितनी बढ़ गई थी? 5 करोड़ बढ़ गई थी। कितनी बढ़ गई थी? 5 करोड़ बढ़ गई थी। ठीक है, भूखमरी के बावजूद भी जो है 1600 से 1700 ईस्वी के बीच जो है भारत की आबादी 5 करोड़ बढ़ गई थी। ठीक है, खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? खरीफ फसल पूछा गया। कौन सा फसल? खरीफ फसल पूछा गया कि खरीफ फसल किस ऋतु में होती है। तो आपको पता होगा खरीफ फसल पतझड़ ऋतु में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 7वां नंबर हो गया। अब 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। रबी फसल किस ऋतु में होती है? रबी फसल किस ऋतु में होती है? बसंत, ग्रीष्म, वर्षा या पतझड़? तो रबी फसल की अगर बात करें तो रबी फसल किस ऋतु में होती है? आपको पता होगा भाई, बसंत ऋतु में होती है रबी फसल। और खरीफ फसल किस ऋतु में? आपको पता है कौन सा ऋतु में खरीफ फसल हो गया? पतझड़ में, है ना। उसके बाद अगला 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि 17वीं सदी में भारत में जो फसल के रूप में अफ्रीका व स्पेन के रास्ते आई थी उसका नाम क्या था? मतलब जो फसल भारत में, है ना, फसल के रूप में अफ्रीका और स्पेन के रास्ते से भारत आई थी उसका नाम क्या था? मक्का, गेहूं, चावल या कपास? तो मक्का आया था उस समय। कब? 17वीं सदी में भारत के रास्ते, यानी अफ्रीका और स्पेन के रास्ते होते हुए भारत में ये फसल आई थी। ठीक है, दिल्ली के जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ? दिल्ली में जो जामा मस्जिद स्थित है उसका निर्माण जो है किसके काल में हुआ था? कोई पता है कि भाई औरंगजेब के काल में हुआ था। किसके काल में? दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसके काल में हुआ था? औरंगजेब के काल में। आपसे एक क्वेश्चन है कि शाहजहां ने जो है किस किला का निर्माण करवाया, और जो कि प्रसिद्ध किला है,
ठीक है, किस किला का निर्माण करवाया, आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। या फिर आपको ये बताना है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। 2 क्वेश्चन है आपका 1 और 2, ठीक है, उसका आंसर आपको करना है। अगला है शेख सलीम चिश्ती का दरगाह कहाँ है। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह दिल्ली में, ग्वालियर में, आगरा में, फतेहपुर सीकरी में। तो शेख सलीम चिश्ती पूछा गया ना, तो शेख सलीम चिश्ती का दरगाह हो जाएगा कहाँ, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। बाबरनामा की रचना किसने की। बाबरनामा की रचना भाई बाबर ने की है ना, लेकिन अकबरनामा की रचना क्या अकबर ने की, नहीं, अकबरनामा की रचना अबुल फजल जी ने की थी, ठीक है। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम क्षण कहाँ बिताए थे। अपना जीवन का जो अंतिम क्षण औरंगजेब ने कहाँ बिताया था, तो औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम क्षण जो है दक्षिण भारत में बिताया था। नूरजहां जो कि काफ़ी पॉपुलर शासक थे, इनका जो है शासनकाल था कब से कब तक था, इनका शासनकाल, नूरजहां का शासनकाल कब से कब तक था। तो बात करते हैं कि नूरजहां का शासनकाल 1611 से 27 तक, 1670 से 82 तक, या 1675 से 85 तक, या 1688 से 1700 तक। तो नूरजहां का शासनकाल की बात करें तो 1611 से लेकर के 1627 ईस्वी तक इनका शासनकाल चला था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हुमायूं है ना, हुमायूं की माता का नाम क्या था। महिम बेगम, जेबुनिसा, गुलबदन, या कोई नहीं। तो हुमायूं की माता का अगर नाम की बात करें कि हुमायूं की जो है माता का नाम क्या था, हुमायूं की माता का नाम क्या था, तो क्या नाम था, महिम बेगम। अब ये हुमायूं कौन था भाई, तो आपको पता होगा कि बाबर का बेटा हुमायूं, और हुमायूं का बेटा अकबर, है ना। तो ये जो है हुमायूं की माता का नाम क्या था, महिम बेगम, ठीक है। बाबर के संस्करण का क्या नाम था। बाबर का जो है संस्करण जो था उसका क्या नाम था, तुजू के जहांगीरी, जफरनामा, तुजू के बाबरी, या कोई नहीं। तो तुजू के बाबरी जो है बाबर के संस्करण का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बाबर का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। भारत में जो है बाबर का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। देखिए यहाँ पे आंसर है कि पूर्व में बंगाल से लेकर के दक्षिण में ग्वालियर तक, पूर्व में बंगाल से लेकर के दक्षिण में ग्वालियर तक जो है भारत में बाबर का साम्राज्य फैला हुआ था, ठीक है। यहाँ से चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन है कि बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था। बाबर ने अफगान सरदारों को किस युद्ध में पराजित किया था। किसने, बाबर ने अफगान किस युद्ध में पराजित किया था। चंदेरी युद्ध में, खानवा का युद्ध में, घाघरा युद्ध में, या कोई नहीं। तो बाबर ने अफगान सरदारों को जो है जो पराजित किया था वो कौन से युद्ध में पराजित किया था, याद रखना आपको, घाघरा के युद्ध में पराजित किया था अफगान सरदारों को। किसने, बाबर ने, ठीक है। घाघरा का युद्ध जो है कब हुआ था, घाघरा का युद्ध कब हुआ था, है ना। घाघरा का युद्ध की बात करें तो आपको पता होगा 1529 ईस्वी में। अगर आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखें तो आपको कुछ भी नहीं दिक्कत नहीं आएगा इसमें, ठीक है। खानवा का युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ था, खानवा का युद्ध कब हुआ था, है ना। खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो ऑप्शन है 1526 में, 1527, 1529 या 1530। 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध, 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध, 1526 ईस्वी में पानीपत का युद्ध, ठीक है। अगला है बाबर के समय चंदेरी का दुर्ग किसके अधिकार में था। बाबर के समय चंदेरी का दुर्ग किसके अधिकार में था। बाबर के समय पूछा जा रहा है कि बाबर के समय चंदेरी दुर्ग किसके अधिकार में था। तो बाबर के समय जो है मेदिनी रॉय के अधिकार में था। किसके राय में, मेदिनी रॉय के अधिकार में चंदेरी का दुर्ग था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि बाबर ने, क्वेश्चन क्या है, बाबर ने दिल्ली और आगरा से प्राप्त कोष को अपने सैनिक व सगे संबंधियों के बीच दोनों हाथों से लुटाया, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है। मतलब बाबर ने जो है ना दिल्ली और आगरा से प्राप्त जो कोष हुआ था उनको एक तरह से बोले कि जो प्राप्त है उनको राशि हुई थी उसको जो है सैनिक और अपने सगे संबंधियों में जो है क्या किया, भरपूर दोनों हाथों से लुटाया। और इसी कारण से इसे क्या कहते हैं, तो कलंदर कहा जाता है। किसे कहा जाता है, इसी चीज़ को, ठीक है। भारत में तुर्क अफगान शासन का अंत कब हुआ था। भारत में तुर्क अफगान शासन का अंत कब हुआ था। तो पता होगा आपको कि भारत में 1526 की लड़ाई पानीपत के प्रथम युद्ध में तुर्क अफगान शासन का अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। पानीपत में बाबर ने किस रण कौशल का प्रदर्शन किया था। किस रण कौशल का प्रदर्शन किया था। पानीपत युद्ध में बाबर ने किस रण कौशल का प्रदर्शन किया था। तो किस रण कौशल का, हस्ती सेना का, पदापी का, तुलगामा का, या कोई नहीं। तो तुलगामा का प्रदर्शन किया था। कहाँ रण कौशल का ये प्रदर्शन किया था, तुलगामा का। तुलगामा जो कि एक रण कौशल है, इसका प्रदर्शन बाबर ने किस युद्ध में किया था, पानीपत के युद्ध में किया था, ठीक है।
पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1520, 1525, 1526 या 1529? अभी आपको बताया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध आपको पता होगा 1526 ईस्वी में। बाबर ने बदख्शां कब जीता था? बदख्शां कब जीता था? बाबर ने बदख्शां कब जीता था? तो 1520 को, 1515 को, 1529 या 1519? तो बाबर ने बदख्शां जो है 1520 ईस्वी को जीता था। अगला 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन दे रखा है कि बाबर ने भारत के किस भाग पर पहला आक्रमण किया था? बाबर ने जो है भारत में जो आक्रमण किया उसके किस भाग पर पहला आक्रमण किया था? भेरा, खुसाब, चेनाब, पानीपत या पंजाब या फिर कोई नहीं? तो बात करते हैं पहला जो आक्रमण हुआ था बाबर का, वो हुआ था भेरा, खुसाब और चिनाब की जगह पे। ठीक है, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? बाबर जो है, जो कि भेरा, खुसाब, चेनाब पे आक्रमण किए थे, इन्होंने जो है पहला आक्रमण कब किया था भारत पे? तो पहला आक्रमण कब किया था इसने? 1515 में, 1519 में, 1520 में या 1526 में? तो 1519 में जो है बाबर ने पहला आक्रमण किया था। कहाँ किया था? तो भेरा, खुसाब, चेनाब। ठीक है, चलिए हो गया 28 नंबर क्वेश्चन तक क्लियर। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करते थे। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था। खेतिहर किसान का, पंचायत का, गांव या मुखिया, यानी जिसको हम लोग मुखिया को मुकद्दम भी कहा जाता है, मंडल भी कहा जाता है। ठीक है, ऑल हो जाएगा, यानी सभी का। मुगल काल में एक सामूहिक ग्रामीण समुदाय का हिस्सा हुआ करता था। क्या सबका होता था ग्रामीण समुदाय का हिस्सा? तो बात करें किसका समुदाय का हिस्सा होता था? खेतिहर किसान का क्या समुदाय नहीं होता था? होता था। पंचायत का, गांव का, मुखिया का या मुकद्दम का या मंडल का होता था। तो ऑल हो जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पंचायत का सरदार एक मुखिया होता है, उसे क्या कहते हैं? पंचायत का सरदार कौन होता है? मुखिया। उसको क्या कहा जाता था? मुकद्दम या मंडल, अमील या चौधरी या पंच? तो देखिए, पंचायत का सरदार मुखिया होता था, इसे मुकद्दम या फिर मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला है गांव के मुखिया या मुकद्दम या मंडल का मुख्य कार्य क्या था? गांव की आमदनी या खर्च का हिसाब किताब रखना। ठीक है, गांव की जो आमदनी होती थी और जो जितना खर्चा हुआ उस संबंधित जो हिसाब किताब कौन रखता था? मंडल रखता था, मुकद्दम रखता था, जिसको हम लोग मुखिया कहते हैं आज के समय में। राजस्थान व महाराष्ट्र भारत के किस भाग में आते हैं? अब बताइए, राजस्थान और महाराष्ट्र जो है भारत के किस भाग में आते हैं? आपको ये पता होगा कि यहाँ हो गया, इधर जो है यहाँ पे आता है क्या? हमारा भारत हो गया ना। तो यहाँ पे जो है क्या आता है? ये हो गया गुजरात, और यहाँ पे जो है क्या हो गया हमारा? कौन सा क्षेत्र हो गया भाई? ये हमारा हो गया राजस्थान, है ना। तो वही बोल रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि राजस्थान और महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र जो है ठीक इसके नीचे यहाँ पे आता है महाराष्ट्र। तो बताइए कौन सा दिशा हो गया भारत का? कौन सा दिशा हुआ ये? तो ये हो गया उत्तरी, है ना, ये हो गया दक्षिणी, और ये जो हो गया ये हो गया हमारा पश्चिमी, और ये हो गया पूर्वी। तो बताइए इस हिस्से में आ रहा है ना, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान हो गया, किस हिस्से में आ रहा है? पश्चिमी हिस्से में आ रहा है। तो भाई पश्चिमी हिस्से में आ रहा है, तो बोलना है यहाँ पे पश्चिमी हिस्से में आ रहा है। ठीक है, कौन से हिस्से में? पश्चिमी हिस्से में। नहीं आता है क्या? देख लीजिए फिर से जरा सा आप देख लीजिए इसको। यहाँ पे हो गया ये भारत, ठीक है, और यहीं पे जो है दायमाबाद है यहाँ पे, है ना। हड़प्पा सभ्यता अगर आपने पढ़ा है सही से, तो यहाँ पे जो है क्या है? हमारा महाराष्ट्र है, और यहाँ पे क्या है? हमारा राजस्थान है। ठीक है, ये क्या है? हमारा राजस्थान, और ये हो गया महाराष्ट्र। अब बताइए अगर हम यहाँ से इसका जो है दिशा निर्देश करें, तो बताइए कौन सी दिशा में आ रहा है हमारा? ये आ रहा है पश्चिमी दिशा में। ठीक है, चलिए, तो राजस्थान और महाराष्ट्र भारत के किस भाग में आते हैं? पश्चिमी भाग में। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है कि आईन ए अकबरी या अकबरनामा की रचना किसने की? तो आपको पता होगा भाई, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अबुल फजल। ठीक है, और आईन ए अकबरी जो है अकबरनामा का कौन सा हिस्सा है, कौन सा भाग है, इसके बारे में भी देखेंगे। यानी अकबरनामा किस खंड से संबंधित है, ये क्वेश्चन है कि अकबरनामा। ठीक है, ये जो है अकबरनामा जो है, अकबरनामा का हिस्सा है। कौन सी? आईन ए अकबरी जो है अकबरनामा का हिस्सा है। ठीक है, अकबरनामा जैसे होता है ना कि एक अनुवाद आपने पढ़ा ही होगा, जैसे 10th में आपने पढ़ा होगा मंगलम पाठ, है ना, मंगलम पाठ आपने पढ़ा होगा। तो मंगलम पाठ में एक श्लोक आता है सत्यमेव जयते नारायणतम। तो वो जो सत्यमेव जयते नारायणतम है वो किस उपनिषद से लिया गया है? क्वेश्चन है, किसी मुंडक उपनिषद से लिया गया है। तो वो जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है वो उपनिषद का एक भाग है कि मुंडक उपनिषद में ऐसे ऐसे मंत्र दिए गए हैं। ठीक है, उसी तरह से जो है अकबरनामा एक बुक है जिसके रचयिता अबुल फजल है। अब बताइए अबुल फजल से जो है आईन ए अकबरी निकला हुआ है। अब बताइए जब अबुल फजल से आईन यानी अकबरनामा से जब आईन अकबरी निकला हुआ है, तो आईन अकबरी के भी रचयिता अबुल फजल, अकबरनामा के जब रचयिता अबुल फजल, तो आईन अकबरी का भी रचयिता अबुल फजल, है ना।
अब कौन सा भाग से निकला है वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आईन ए अकबरी अकबरनामा के किस खंड से संबंधित है, मतलब किस खंड का भाग है ये, किस खंड का हिस्सा है। आईन ए अकबरी अकबरनामा का किस खंड का हिस्सा है, यही क्वेश्चन पूछा गया है ना, किस खंड का हिस्सा है। प्रथम खंड, द्वितीय खंड, तृतीय खंड या चतुर्थ खंड, तो तृतीय खंड का हिस्सा याद रखना है आपको, ठीक है। किस ग्रंथ में भारत की कृषि व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति एवं सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है, किस ग्रंथ में पूछा गया है, ठीक है। किस ग्रंथ में भारत की व्यवस्था, जलवायु, आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। तो कौन से ग्रंथ में है भाई, तो वो याद रखना है बाबर नामा ग्रंथ में, ठीक है। इसके रचयिता कौन थे, बाबर ही थे, स्वयं बाबर ही थे, ठीक है। अगला है अकबर के समय सुबों है शुभ, ठीक है। अकबर के समय सुबों की संख्या कितनी थी, अकबर के समय सुबों की संख्या कितनी थी, तो 15 याद रखना है। अकबर के समय सुबों की संख्या कितनी थी, 15, ठीक है। अकबर के समय सुबों की संख्या कितनी थी, 15। अबूल की जीवनी आईन ए अकबरी के किस भाग में वर्णित है, पंचम, यानी आईन ए अकबरी भी जो है एक हिस्सा है और उस हिस्से के जो है पंचम भाग में, किस भाग में, पंचम भाग में जो है अबुल फजल जी की जीवनी है, ठीक है। और बताइए आईन ए अकबरी किसका हिस्सा है, अकबरनामा का। और आईन ए अकबरी का जो 5वां हिस्सा है उसमें जो है अबुल फजल जी की जीवनी निहित है। अगला क्वेश्चन है कि अकबर की आलोचना किस विद्वान ने की है, अकबर की जो है आलोचना किस विद्वान ने की है, तो याद रखना है आपको हमेशा के लिए कि बदायूनी ने किसने किया था, बदायूनी ने। ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। चलिए यहाँ से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। अबुल फजल की कृति अकबरनामा एवं आईन ए अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी हुई है, मतलब अबुल फजल की जो कृति है अकबरनामा जिसका हिस्सा आईन ए अकबरी है, ये किस भाषा में हमारा लिखा गया है, किस भाषा में लिखा गया है, उर्दू में, फारसी में, अरबी में या हिंदी में। तो बात करते हैं कि अबुल फजल की जो रचना है आईन ए अकबरी यानी अकबरनामा, ये किस भाषा में है, तुम्हारा ये फारसी भाषा में। कौन सा भाषा में, फारसी भाषा में। किस ग्रंथ में कृषि, खेत की जुताई, करों की वसूली, राज व जमींदार के संबंधित विस्तृत जानकारी मिलती है, किस ग्रंथ में, है ना, किस ग्रंथ में इस चीज़ की जानकारी मिलती है। आईन ए अकबरी, हुमायूंनामा, बाबरनामा, ताक़ात ए अकबरी। तो याद रखना है आपको आईन ए अकबरी में जो है वसूली, कर वगैरह के बारे में जानकारी हमेशा के लिए मिलती है। खेत की जुताई कैसे होती है, ज़मींदार की स्थिति क्या थी, इन सब चीज़ की विस्तृत जानकारी अगर बात करें तो आईन ए अकबरी ही केवल मिलता है, ठीक है। बहुत सारे चीज़ खेती संबंधित जितना भी जानकारी मिलेगा वो आईन ए अकबरी में ही मिलता है। अगला है अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था, खालसा भूमि पर किसका अधिकार था। अब ये खालसा भूमि क्या है भाई, तो खालसा भूमि वैसा भूमि होता था जिसमें क्या हो, सम्राट का अधिकार होता था, ठीक है। सम्राट यानी वहाँ के राजा का जिस पर अधिकार होता था उसी को हम लोग खालसा भूमि कहते हैं। वही अकबर के समय खालसा भूमि पर किसका अधिकार था, सम्राट का। भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का प्रथम श्रेय किसे है, भूमि बंदोबस्त प्रणाली में क्रांतिकारी सुधार करने का जो प्रथम श्रेय जाता है वो किसे जाता है, तो प्रथम श्रेय की बात करें तो वो शेर शाह सूरी जी को जाता है। शेर शाह सूरी जो कि मुगल वंश के शासक थे, ठीक है। जरीवाना एवं महासिलाना कर किसके काल में लागू किया गया, जरीवाना और महासिलाना कर जो है वो किसके काल में लागू किया गया, बाबर के काल में, हुमायूं के काल में, अकबर के काल में या शेर शाह के काल में, तो शेर शाह के काल में याद रखना है, ठीक है। जजिया कर किसके काल में लागू हुआ था, तो जजिया कर जो है असमाप्त किसने करवाया था, तो अकबर ने करवाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दे रखा है पोलज और प्रतिभूमि, क्या है, पोलज एवं प्रतिभूमि से सामान्यतः उपज का भूमि कर वसूल किया जाता था कितना। पोलज और प्रतिभूमि जो होते थे उनसे जो है उपज यानी जितना भूमि से आपका उपज हुआ है उसमें से कितना वसूल किया जाता था राजा द्वारा, है ना। तो कितना उपज करता था, 1/3 हिस्सा याद रखना है। कितना उपज करता था मतलब कितना हिस्सा लेता था वो, 1/3 हिस्सा। मतलब क्या कि अगर आपका धान जो है वो मान लीजिए कि 30 बोरी उपजा हुआ है, ठीक है, 30 बोरी धान आपका उपजा हुआ है, तो उसमें जो है 1/30 हिस्सा यानी कि उसमें जो है 1 बोरा जो है कौन ले जाएगा, आपका राजा ले जाएगा, ठीक है। आपको टैक्स देना पड़ेगा उसमें से 1/3, ये जो है 10/30 है ना, 10 एक तरह से बोले यहाँ भी 1 0 यहाँ भी 1 0 हो जाएगा, यानी कि 3 हिस्सा जो है, 3 हिस्सा में से 1 हिस्सा किसको देना पड़ेगा, राजा को। तो ये 30 अगर आपका 30 बोरी धान हुआ है तो 10 बोरा किसको देना पड़ेगा, राजा को देना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब्ती प्रणाली के अंतर्गत सर्वाधिक उर्वर भूमि को किस रूप में वर्गीकृत किया गया। तो उर्वर भूमि मतलब समझ रहे हैं ना, उर्वर भूमि मतलब जिसमें उर्वरता शक्ति अत्यधिक है,
उर्वर भूमि यानी जिसमें अत्यधिक शक्ति है ना, इस हिसाब से। तो वही बोल रहा है सर्वाधिक उर्वर भूमि को किस रूप में वर्गीकृत किया गया। सबसे ज़्यादा जिस भूमि में उपज होता था उसको हम लोग कहते थे पोलज। क्या नाम से जानते थे? पोलज। ठीक है, परती भी होता था, चाचर होता था, बंजर होता था, 5 तरह का भूमि होता था। लेकिन मेनली याद रखना आपको, 4 तरह का भूमि था उसमें कि 4 पहला नंबर पे यानी सर्वाधिक उर्वर भूमि जो आता था वो पोलज आता था। ठीक है, मुगल काल के दौरान प्रचलित किस भू राजस्व प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से है? मुगल काल के दौरान प्रचलित किस भू राजस्व प्रणाली का संबंध राजा टोडरमल से है? तो किस भू राजस्व संबंध? तो जप्ती का। किसका संबंध है भाई? भू राजस्व का जप्ती का संबंध है। ठीक है, अगला 47 नंबर क्वेश्चन है 1563 में खालसा भूभागों की देखभाल हेतु अकबर ने किसे नियुक्त किया था? खालसा भूभाग की देखभाल हेतु जो है अकबर ने किसे नियुक्त किया था? मुजफ्फर खां, एतमाद खां, टोडरमल या बैरम खां? तो याद रखना है आपको एतमाद खां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया था? याद रखना है टोडरमल को। किसे? टोडरमल को। अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। ठीक है, बैरम खां। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। अकबरनामा और आईन अकबरी का अनुवादक कौन है? मतलब अनुवाद उसको किसने किया है? बेवरिज ने भी अनुवाद किया, जैरेट, ब्लैकमैन, यानी ऑल हो जाएगा अनुवादक। ठीक है, आईन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईन ए अकबरी जो है वो कितने भागों में विभक्त है? 4, 2, 3 या 5? तो आईन ए अकबरी की बात करें कि ये कितने भागों में विभक्त है, तो 5 भागों में विभक्त है। ठीक है, बाबरनामा ग्रंथ के रचयिता कौन है? भाई खुद बाबर ही है ना। बाबरनामा ग्रंथ के रचयिता कौन है? खुद बाबर है। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है? मनसबदारी व्यवस्था किस शासक द्वारा शुरू की गई थी? अकबर द्वारा। किसके द्वारा? अकबर द्वारा। तो ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव चैप्टर 8 का एंड हो गया। ठीक है, जो टोटल इतना ही ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ना है। चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव एंड हो गया हिस्ट्री में। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का जो है चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव आपका एंड हो गया। इससे पहले के जितने भी ऑब्जेक्टिव वो सब हम करा दिए। ठीक है, तो अगले वीडियो में जो है आपको सब्जेक्टिव मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।